सो जितने भी ये 3 सेशंस, अपने पहले 3 सेशंस, तीनों सेशन में न्यूमेरिकल्स जो है वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे आपको। ओके, आप लोगों का ट्यूसडे तक की क्लास का होमवर्क बन जाएगा टू कंप्लीट सेशन 3.3। ट्यूसडे तक 3.3 का होमवर्क करके लाना पड़ेगा। 3.1 का ड्यू डेट मैंने थर्सडे मतलब आज का रखा था। 3.2 और 3 का ड्यू डेट मैं ट्यूसडे रखवा दूंगी। ठीक है, तो मैम आज के दिन में आपको 3.1 सबमिट करना है और ट्यूसडे तक 3.2 एंड 3.3। यस तनीषा। मैम वो हमें जीएसईबी में सिग्मा वाला करना पड़ेगा डेरिवेशन। हाँ हाँ, कुछ चेंज नहीं है, सिमिलर डेरिवेशन है, सिर्फ सिंबल्स उन्होंने चेंज कर दिया है, सेम ही। राइट, तो आपको नोट्स में जैसा दे रखा है उसमें अगर आपको कोई स्टेप में डाउट आता है मुझे बता दो, मैं करवा दूंगी। ठीक है, आप लोग बोलते नहीं हो ना रुद्र, ना निशा, ना पंथ। आप लोग बोलते नहीं। मैंने आपको इतना बड़ा ऑप्शन दिया था कि आप मुझसे बोल दो कि हफ्ते में कौन से दिन मिलना है, क्लास रखना है, आप बता दो। मैम हमें है चैप्टर 2 में होमवर्क शीट में और असाइनमेंट शीट डाउट्स में डाउट्स। तो बोला कि मैं पूछती हूँ तभी बोलने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको खुद से बोलो। वी विल अरेंज डाउट सेशन प्रोबेबली दिस वीकेंड, सैटरडे या सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ अरेंज करवा देते हैं। और कुछ कुछ लोगों को चैप्टर 2 में और भी डाउट थे। ये हेतवी को डाउट है चैप्टर 2 में, दिया को शायद डाउट है चैप्टर 2 में। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर देखो, पूरा मैं दोबारा से नहीं करवा सकती हूँ, बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज मैं सेशन वाइज आपका डाउट सेशन अरेंज कर सकती हूँ। आप एक बार सेशन गो थ्रू कर लो, जो भी आपको डाउट आता है फिर उस सेशन का मैंने डाउट सेशन लिया, और जितने भी आपको उसमें डाउट्स होंगे, मतलब अगर आपको कोई डेरिवेशन करना हो तो मैं डेरिवेशन करवा दूंगी, आपको कोई क्वेश्चन करना हो मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। बट टेकिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, क्योंकि स्क्रैच से करवाना तो मतलब मेरे को फिर से 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेना है फॉर 1 सेशन। तो ऐसे तो अपने पास 6 सेशन है। सो ये 6 सेशन अगर मैं अपने शेड्यूल में देखूं तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट टाइम आउट ऑफ इट। डाउट सेशन आई कैन टेक। सो डाउट सेशन में तो इतना नहीं होगा जितना 6 सेशन में होता है। राइट, तो हेतवी दिया, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? विल दैट बी ओके? ओके, सिद्धार्थ को भी बोल रहा है। बाकी आपको जो वीडियो लेक्चर्स अगर चाहिए, मैंने जो पढ़ाया हुआ है इवनिंग बैचेस में, मैं वो वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो वाला लेक्चर देख के आओ, फिर उसमें से कोई डाउट सेशन हो तो वो पूछ लो। कैन आई ज्वाइन टू? डेफिनेटली आप भी ज्वाइन कर सकते हो सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, हेतवी, दिया, 3 लोगों ने मुझे बोला है और रुद्र एंड तनीषा ने मेरे को बोला है, लेकिन रिद्धि को भी करने का। ओके, सो प्लीज आप अपने एमपीएम में ये डाल के छोड़ दो, एमपीएम ग्रुप में ही डाल के छोड़ देना, ताकि मैं वहां पे देखूं और मैं फिर उस पर रिवर्ट करके आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता सकूं। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ अपने बोले कर देंगे अरेंज। राइट, विहान, राज, आप लोगों को भी अगर कोई सेशन चाहिए हो तो बता देना। बाकी विहान तो कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे। चैप्टर 2 का कल टेस्ट है वैसे आप लोगों का, फ्राइडे को। मैम मुझे 2.1 और 2.2 अटेंड के डाउट्स थे। ठीक है, तो विहान अपने ये भी अरेंज कर देंगे। अगर आज के दिन में, तो आज थर्सडे है कि नहीं, आज भी पॉसिबल है, आई कैन अरेंज इट टुडे आल्सो। सो देखो, अगर आज के दिन में हो जाता है तो आई वुड लेट यू नो, वरना फ्राइडे को तो नहीं पॉसिबल है, सैटरडे को ही फिर पॉसिबल होगा। ठीक है, फ्राइडे को इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक तो ये था। दूसरा, सिंस मैथ्स सुबह वाला बैच जो है उसमें 2 ही लोग थे, वो दिव्या मैम ने बंद कर दिया बैच। निकुंज सर, दिव्या मैम ने बंद कर दिया। स्मृति एंड राज वर द 2 स्टूडेंट्स इन दैट बैच। ऑलराइट, तो सिंस मैथ्स अब सुबह में बचा नहीं है, तो हमारे 2 ही सब्जेक्ट्स चलते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमारा फिजिक्स का टेस्ट हर फ्राइडे रहेगा, केमिस्ट्री का टेस्ट हर थर्सडे रहेगा। वी हैव मेड इट वेरी क्लियर। हर फ्राइडे आपको फिजिक्स का टेस्ट होगा। पहले वो जो था ना, 3 वीक में 2 बार फिजिक्स आएगा,
अब वो वैसा सिस्टम नहीं रहेगा. इट इज गोइंग टू बी टेस्ट ऑफ फिजिक्स एवरी फ्राइडे 9 to 10 AM. अगर सेशनल होगा तो हाफ एन आवर का टेस्ट होगा, फुल चैप्टर होगा तो 1 hour का टेस्ट रहेगा. ठीक है. एंड प्लीज आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि मॉर्निंग बैच में हम वही पेस पे चल रहे हैं जिस पेस पे हम इवनिंग बैच में चल रहे हैं. अभी कोई एक आधे सेशन का डिफरेंस है अपना 3.2 और 3.3, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो एक आधा सेशन तो मैं यूं कवर अप करवा दूंगी. और मेरे को कभी भी इवनिंग बैच को स्लो डाउन करना पड़ा, मैं उसको स्लो डाउन कर सकती हूँ. राइट. सो हार्डली कोई एक आधे सेशन का डिफरेंस है जो आपका और इवनिंग बैच का है, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता चलेगा. तो आप अगर उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उनको यही लगेगा कि कैसे कोर्स खत्म होगा. तो उनको बता देना, नहीं मम्मा पापा सही चल रहा है सब कुछ. ठीक है. और अगर गलत चल रहा हो तो बता दो, मुझे बता दो, मेरे मुंह पे बता दो, so that I can do something about it. अगर if it is not going good, let me know. I will do something about it. Okay. मैम मुझे मतलब लाइक ये लग रहा था कि हम लोग थोड़ा सा स्लो नहीं जा रहे क्योंकि लाइक ऐसे 2 महीने हो गए लाइक 2 चैप्टर्स ही खत्म हुए हैं. तो दिल में होना चाहिए. रिद्धि का डाउट बड़ा सही है. रिद्धि, लेट मी गिव यू दिस आइडिया. हम 4 चैप्टर्स लगभग 3.5 महीने में करते हैं. 3.5 months फर्स्ट 4 चैप्टर्स. हम बाकी के 4 चैप्टर्स 1.5 महीने में खत्म करते हैं. तो वो कोर्स बराबर हो जाता है. और इसमें रिद्धि मेरी गलती नहीं है. अपनी टेक्स्ट बुक भी कुछ इस तरीके से ही डिजाइन है कि पहले 4 चैप्टर्स में 250 पेज लगते हैं, आगे के 4 चैप्टर 100 पेज में खत्म हो जाते हैं. सो these chapters are big, that is why we are taking this much time. आपके पहले 4 चैप्टर में हर चैप्टर में 6 सेशंस हैं. 5th चैप्टर में देयर आर 3 सेशंस, 6th में 4, 7th में 5, 8th में 1 सेशन. तो कलेक्टिवली मैं देखने जाऊँ तो लगभग 2 चैप्टर जितना उसमें कवर हो जाता है वो 4 चैप्टर में. तो इसीलिए आई एम नॉट वरीड. हम अपने बहुत राइट पेस पे चल रहे हैं, बल्कि इस साल हम लास्ट ईयर से फास्ट हैं. मैं आपको रिकॉर्ड्स देख के बताऊं तो वी आर मूविंग एट अ बिग गुड पेस रादर देन लास्ट ईयर. राइट. और इससे तेज अगर मैं रिद्धि करवाती हूँ, मैं आप बोलोगे मैम एक एक क्लास में 2-2 लेते जाओ, तो फिर आपको समझ नहीं आया करेगा मेरी क्लास में. फिर वो डीपीएस स्कूल के जैसा पेस हो जाएगा. उन लोगों ने 3 चैप्टर खत्म करवा के मिड टर्म्स ले लिए उन लोगों के. मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कितना समझ आया बताओ स्कूल में. हम बोलते मैम जितना कीस्टोन में बढ़ के जा रहे हैं बस वही करके आ रहे हैं, आगे कुछ नहीं आ रहा है. तो हमने 2 करवाए थे, मैंने 2 ही चैप्टर वो करके गए हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर नॉट गोइंग स्लो. मैं 12th 6 साल से करवा रही हूँ, कपिल सर 16 साल से करवाते हैं. हमारा यही पेस रहता है. जून मंथ तक हम 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे. जुलाई 1st वीक तक पूरा चैप्टर 4 भी हो जाएगा. फिर उसके बाद आपको लगेगा कि बस मैम अब क्या करो, अब तो चैप्टर पे चैप्टर खत्म करवाते ही जा रहे हो, बस करो अभी. राइट. बाय अगस्त वी वुड कंप्लीट 9 चैप्टर्स. रे ऑप्टिक्स जितना खत्म हो जाएगा अगस्त में. सो इट माइट फील कि नहीं अभी हम स्लो है, लेकिन जब ट्रैक पे आएगा 5th चैप्टर से चालू होएगा, पता भी नहीं चलेगा, सारे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे. राइट. पंथ हमारी क्लास का रूल भूल जाते हो तुम. हाँ वीडियो ऑन रखने का ही है, मास्क लगा के रखो जाए, कोई बात ऐसा गंदा गंदा मास्क भी लगा के रख. ठीक है. और भी जन एक और जन कुछ बोलना चाहता था शायद. आदित्य तुम कुछ बोलना चाहते थे? नहीं मैंने आपने बोल दिया. ठीक है. ऑल राइट. चलो अब अपने सेशन 3.2 से आगे कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम ओम्स लॉ करवाया था. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. इतना हमने किया था. फिर हमने V is equal to IR किया, फिर बताया R doesn't depend on potential difference and current flowing in the conductor. Right. इतना डिस्कस कर दिया था मैंने. फिर one more thing which we discussed was कि R किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. So what were the 4 factors on which R depends?
नहीं बोलेंगे लोग? एरिया ऑफ Cross क्रॉस सेक्शन, of the लेंथ ऑफ द कंडक्टर, Length, nature and nature of टेम्परेचर, एरिया ऑफ नेचर ऑफ क्रॉस मटेरियल, सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, temperature, टेम्परेचर, टेम्परेचर। बाहर की गर्मी। और इन दोनों के लिए तो साथ में लिखा भी जाएगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, बट इन दोनों के लिए कुछ लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर में हम एक लाइन लिखेंगे, एंड इट इज अ वेरी स्पेसिफिक लाइन, नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, इट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप खाली लिख के आओगे ना रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो गलत है। आपको लिखना पड़ेगा फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? सो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस कांस्टेंट का नाम है रो। कांस्टेंट का नाम रो है। कांस्टेंट स्पेसिफाई क्या करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, या रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में यू वुड गेट इन 2 टर्म्स। हो सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख दे, बट उसका मतलब ये नहीं कि R इज गिवन इन द क्वेश्चन, रो इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये रो के बारे में डिस्कशन लूं तो रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L, ऐसा हो जाएगा। रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ R? ओम, ohms। एरिया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, लेंथ, मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, SI यूनिट बन जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है। डायमेंशंस अगर लिखने जाऊं तो मैंने आपको लास्ट टाइम रेजिस्टेंस के तो बता ही दिए थे, उन्होंने डिराइव किए थे रेजिस्टेंस के डायमेंशंस। यस, यस, वो आए थे अपने ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, और ये ओम की थी। अगर एक और L आ जाए तो डायमेंशंस बन जाएंगे ML क्यूब T रेज टू माइनस 3 A रेज टू माइनस 2। The dimensions for resistivity are this: ml cube T raised to minus 3 A raised to minus 2. Resistivity is independent of, resistivity is independent of dimensions of the material. वो length, area, breadth, height, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। It is independent of the dimensions of the material you have chosen, जिसका हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो कोई कंडक्टर को आपने आधे में कट कर दिया, मान लीजिए लेंथ हाफ कर दी, तो लेंथ हाफ करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। हाफ नहीं होगी रुद्र, नो चेंज। रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। It is independent of dimensions of the material, doesn't depend on them. तो आपने अगर लेंथ हाफ कर दी, एरिया डबल कर दिया, ब्रेड्थ डबल कर दी, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, इट इज सिमिलर टू द कलर ऑफ एनी मटेरियल। लेट्स से ये पेज की बात करूं, पेज को मैंने फाड़ दिया, कट कर दिया, तो बोलो व्हाट इज द कलर ऑफ द पेज? वो व्हाइट ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। मैं बोल दूं नहीं, पेज को मैंने मोटा कर दिया, बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ द पेज? अभी भी व्हाइट ही रहेगा। सिमिलरली
रेजिस्टिविटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, राइट? ये किन पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको दिख ही गया है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में ये 4 थे, ये 2 मुझे क्लियरली दिख रहे हैं फॉर्मूला में, तो बचा हुआ जो होएगा वो इसको कंप्राइज कर रहा होगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। एज यू चेंज द मटेरियल, रेजिस्टिविटी चेंजेस। मैंने आपको लास्ट टाइम ये सिखाया था ना कंडक्टेंस के बारे में। व्हाट वाज कंडक्टेंस? 1/r. 1/r. 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एक और नाम दे देती हूँ, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा? ओम इनवर्स मीटर। ओम इनवर्स नहीं, कंडक्टेंस की बात करें, मीटर नहीं आएगा। ओम इनवर्स, सॉरी। ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का इन्होंने लिटरल इनवर्स भी किया हुआ है, उसको लिखते हैं मो। लिटरल इनवर्स एक्चुअली ऐसा यूनिट बना दिया था, मो। ओम इनवर्स इज मो। कंडक्टिविटी का यूनिट लिखने जाऊं तो इट वुड बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको अपने क्या बोल देंगे, मो पर मीटर। मो पर मीटर। यस विश। मैम अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं ना, वो थर्मल एक्सपेंशन से? हाँ हाँ करेंगे, थर्ड सेशन में अपना। ओके ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/√, राइट? सो इसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, इसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी। एक और एक्रोनिम आप सीख लीजिए इसके साथ साथ ही, एक्रोनिम है मासी। मासी। On moving from left to right, in this Massey, resistivity increases, conductivity decreases. Resistivity increases, conductivity decreases. अब बोलोगे मैम है क्या ये मासी? तो M stands for metals, A stands for alloys, S stands for semiconductors, and I is insulators. तो आपको कभी भी कंफ्यूजन होता किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो आपको ये एक्रोनिम याद रख लेना। आपको मैं एक साइड दूं कॉपर, दूसरी साइड दूं प्लास्टिक, बोलो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? प्लास्टिक की। कॉपर इज मेटल, प्लास्टिक इज इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी प्लास्टिक की ज्यादा होगी। क्या कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। आदित्य एनी डाउट? No, ma'am. ऑल राइट, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसलिए पूछ रही हूँ, वरना मैं बताती थी। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कोलिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। सही है। collisions between electrons and atoms and positive ions and the holes of conductor. हर collision, और बहुत होता है collision, अपने लास्ट टाइम सीखा था फर्स्ट सेशन में कि there are numerous collisions going on in the conductor. ये collisions की वजह से opposition अपने को फील होता है, अपने को नहीं सॉरी करंट को फील होता है, right? The collisions are responsible for
resistance of any material, collisions of electrons with positive ions, atoms, walls of the conductor and if anything else inside the conductor, उन सब के साथ जो भी collision चल रहा होगा उनको अपने बोलते हैं, उसकी वजह से अपना आता है रेजिस्टेंस, राइट। फिर इस सेशन में अपने को एक और चीज आती है जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब तकलीफ ये है, इस चैप्टर की क्वांटिटीज पे थोड़ा गौर करो। फर्स्ट क्वांटिटी जो मैंने स्टडी की थी करंट, क्या करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर की वेक्टर? स्केलर। स्केलर। रेजिस्टेंस? स्केलर। रेजिस्टिविटी? स्केलर। कंडक्टेंस? स्केलर। कंडक्टिविटी? तो अभी तक मैंने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी है सारी स्केलर है। चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कहां से लाऊं वेक्टर? है ही नहीं वेक्टर तो कहां से लाऊं? लेकिन पता नहीं इतने जुगाड़ करने की जरूरत थी लोगों को, उन्होंने क्या किया, बोलते टू डिराइव वेक्टर फॉर्म, चलो हम एक नई क्वांटिटी बना देते हैं जिसको हम वेक्टर बोलेंगे आज से। जबरदस्ती उन्होंने एक नई क्वांटिटी डिजाइन की, क्वांटिटी का नाम रखा करंट डेंसिटी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। current density is defined as current per unit area. Current density is defined as current per unit area. और डायरेक्शन इसका होगा सेम एज दैट ऑफ एरिया वेक्टर। क्या था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? Perpendicular to the surface. वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड्स। सेम करंट डेंसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। डेफिनेशन पूछे कोई तो इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, बाकी पूछता नहीं है कोई, बहुत रेयर चांसेस इसका डेफिनेशन आने का, लेकिन हाँ वेक्टर फॉर्म आ सकता है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए अपने को ये चाहिएगा, राइट। पंथ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? एम। करंट का पूछे? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। ये कैसा अनम्यूट करता है ये लड़का? हाँ अभी सही। करंट का ऐसा यूनिट नहीं मालूम तेरे को, लपड़ पड़ेंगे हम सुबह सुबह क्लास में आके। विहान, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? Ampere. एम्पियर। पंत, अभी अगर तूने ऐसी गलती दोबारा की तो देख लीजिए। The SI unit of current is ampere. Area का SI unit क्या होगा? Meter square. मीटर स्क्वायर। तो इट वुड बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस लिखने जाऊं तो डायमेंशंस भी बन जाएंगे, एम्पियर की वजह से ए ही रहेगा। भाई अभी अभी तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, 80 होएगा करंट का डायमेंशन। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही रहेगा। और L रेज टू -2, तो AL रेज टू -2 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सिंस हमने ये क्वांटिटी भी बता दी, नाउ वी आर रेडी टू डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप लोग बोलोगे ओ मैम चलो 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 डिराइव करते हैं। एक डेरिवेशन आया, बड़ा सा डेरिवेशन होगा। ये डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। इस इतना इजी डेरिवेशन के लिए आप लोग प्रे करते रहोगे जिंदगी भर और आपको मिलेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट्स? ये फाइनल कंक्लूजन क्या मिला था? V इज इक्वल टू IR। तो हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में मैं कुछ जानती हूँ। रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। I की जगह I लिख देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था चैप्टर 2 में, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जब डायरेक्शन के साथ होता था। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E इज dV बाई dr सिंपली। सो
मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? V अपॉन L, राइट? तो व्हाट इज V इक्वल टू? LV. E into L. V would be equal to E into L. L भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं, मैं डिस्कार्ड कर दूंगी उसको. V is equal to E into L. तो L से L तो कैंसिल हो गया. ये करंट पर यूनिट एरिया क्या है? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. ऊपर अभी अभी जो अपनों ने लिखा है. तो E वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर. डेरिवेशन डन. बोला था मैंने, बोला तो देखा, प्रे करते रह जाओगे, इतना इजी डेरिवेशन नहीं मिलेगा. 3 स्टेप का डेरिवेशन है. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. V की जगह E इंटू L, I की जगह I ही, R की जगह रो L बाई E. नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेशन डन. E इज इक्वल टू रो J वेक्टर. मैम 2 मार्कर में भी नहीं आ सकता? ये क्वेश्चन है कि मैम आएगा कि नहीं आएगा, आप ये बताओ. ये इधर उधर की बातें नहीं करो, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत कम चांस है एग्जाम में आने के. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. अगर मैं इसको रो को इधर ले जाऊं तो 1 बाय रो इज इक्वल टू E इंटू J. सो 1 बाय रो की जगह क्या लिखा जाएगा? सिग्मा. सिग्मा. विश्वेश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैंने तो सिर्फ देखती है तुम्हें बताया, बाकी आवाज नहीं आएगी तुम्हारी. सिग्मा इंटू E वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर. तो देयर आर 2 ways to say the same thing. E is equal to rho J या J is equal to sigma E. ठीक है. क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो जरूरी नहीं है ऐसा पूछे कि डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. नॉट नेसेसरी. वो पूछेंगे डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. derive the relationship between conductivity, current density and electric field. Aditi, कोई डाउट? No, all right. Next, relation between current and drift velocity, I and VD. आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था. व्हाट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? Drift. Yes, Aditi, go ahead. Ma'am, average velocity between two successive collisions of an electron. Very good. It is the average velocity gained by electrons between the two successive collisions. Average velocity gained by electrons between the two successive collisions is drift velocity. अब मुझे करंट और VD के बीच में रिलेशन डिराइव करना है. तो वो रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसका मैंने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है. इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से लेट्स से Q चार्ज फ्लो करके जा रहा है. कंडक्टर्स के केस में Q would be equal to, बताओ what is Q equal to? Any. IT. नहीं वैसे नहीं यार, चैप्टर 1 के हिसाब से IT नहीं होगा. Ma'am, any. NE, yes, it would be NE. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द नेट चार्ज. ये दिया कहाँ चली गई? दिया Yes, ma'am. वीडियो ऑफ हो गया तुम्हारा. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में नहीं गिवन होते. नॉट पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना. वो क्या देते हैं? नंबर डेंसिटी. आप लोगों को मैंने बताया था ना लास्ट टाइम
number of electrons per unit volume. What was the number density for conductors? याद है आप लोगों को कितना कितना हाई वैल्यू था उसका? 10 raised to 27 to 10 raised to 29. Very good. 10 raised to 27 to 10 raised to 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे. तो हमें नंबर डेंसिटी गिवन होता है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर डेंसिटी इज n बाय वॉल्यूम. मान लीजिए किसी का क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, हाउ विल यू फाइंड वॉल्यूम? A into L. A into L, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है A into L. सो कैपिटल N की जगह मैं लिख सकती हूँ NaL. तो ये बन गया NaLe. चार्ज इज इक्वल टू NaLe. और करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम. तो NaLe by T. What is length per unit time? Distance per unit time known as? Speed. Speed, velocity. Velocity. इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं? Drift. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो हम यहाँ पे लिख देंगे I is equal to NeAVD. This is the relationship between current and drift velocity. आदित्य सोना नहीं है, जागते रहो, हिम्मत रखो. This is the formula, the relation between current and drift velocity. I is equal to NeAVD. इसका भी derivation is less important, but ये final relation is very important. तो हम नोट्स में ब्रैकेट में क्यों दिया है मस्ट डू एग्जामिनर्स फेवरेट? क्योंकि relationship is very important. Final ये जो I is equal to NeAVD है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी फॉर्मूला पे. आपको खाली ऐसे 1 मार्कर में भी पूछ लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आपको I इज इक्वल टू NeAVD लिखने की, ठीक है. डेरिवेशन से ज्यादा बाकी इस डेरिवेशन में भी कोई खास दम नहीं है. आप देखोगे तो मैं एक्चुअली 1 स्टेप में कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अपने डिस्क्रिप्टिव वे में जाके कर देते हैं. I could do it in 1 step. I is equal to Q by T. Q की जगह Ne लिखो, Ne की जगह NaLe लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा आपका. राइट. नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है जो डेरिवेशन है वो है मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी. मॉलिक्यूलर molecular concept of resistivity. Molecular concept of resistivity में हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमने जो बोला था ना resistivity depends on nature of material and temperature, हम उसको mathematically prove भी करके दिखाएंगे. तो again we will start with Ohm's law. V is equal to I into R. V is equal to I into R. V की जगह मैं लिख सकती हूँ EL. अभी मैंने इस डेरिवेशन में आपको सिखाया था V is EL. I की जगह मैं लिख सकती हूँ NeAVD. I is equal to NeAVD. और R की जगह क्या लिखा जा सकता है? R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. L से L कैंसिल, A से A कैंसिल. मुझे रो को सब्जेक्ट बनाना है. मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी है तो रो शुड बी द सब्जेक्ट. रो इज इक्वल टू E अपॉन NeVD. फर्स्ट सेशन में जाओ और VD का फॉर्मूला देख के आओ. व्हाट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू? 8 tau. फाइनल था क्या? फाइनल फॉर्मूला माइनस EV टाउ बाय ml. EV टाउ बाय ml की जगह मैं लिखूंगी EE टाउ बाय m. वो भी हमने डिराइव किया था, माइनस EE टाउ बाय m. लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ तो खाली माइनस साइन हट जाएगा, ये बन जाएगा EE टाउ बाय m. E से E कैंसिल, ये आएगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ. रो इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ. चलो फटाफट बताओ व्हाट इज स्मॉल m.
here? Mass of electron. Mass of electron. Very good. What is small n? Number of electrons. Number density. Number density, not number density of free charge carriers. What is small e? Come on, small e तो मालूम होना चाहिए. Number of electrons. नहीं, small e. Charge of an electron. Charge on an electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. भूलना नहीं है. And what is tau? Relaxation time. हाँ, किसी ने अगर टॉर्क बोल दिया होता मैं जान ले लेती आज सुबह सुबह. टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम यार भाई. ऐसा कॉन्टेक्स्ट में बोलने का है. कहीं ऐसा चलते चलते ये मन सेट नहीं कर देना मैम हमेशा टॉर्क ही होता है तो यहाँ पे भी अपने टॉर्क ही रखें. नो, इट इज रिलैक्सेशन टाइम. अच्छा, कोई भी मटेरियल के लिए कंडक्टर हो, अलॉय हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है? नहीं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है? नहीं. नहीं. दे आर इम्पार्शियल टू एवरी वन ऑफ देम. सबके लिए सेम, राइट? लेकिन नंबर डेंसिटी बदलती है. डिपेंड करता है आपने मटेरियल कौन सा चूज किया है. कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, अलॉय है, उस पे डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी क्या होगी. तो नंबर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. NOM लिख रही हूँ, समझ जाना. नंबर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. और टाउ किस पे डिपेंड करता है? Velocity of electron. Inversely proportional 1/10. इनवर्स. ये बहुत गलत बोला. ये गलत बोला. टेम्परेचर पे डिपेंड करता Inversely है. proportional to temperature. नहीं गलत बोला. खाली टेम्परेचर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई. ये मैंने लास्ट टाइम आई डोंट नो, मैंने याद नहीं मैंने क्लियर किया कि नहीं. उनकी रिलेशनशिप इनवर्स है पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली रिलेटेड. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली रिलेटेड में क्या डिफरेंस है? प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होगा. प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा. क्या उसका मतलब क्या होता है ये तो बता. ऐसे देसी सीधी भाषा में अगर किसी को समझाना हो तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने टेम्परेचर को डबल किया. प्रोपोर्शनल से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डबल करने से जो सामने वाली चीज है अगर इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हाफ हो जानी चाहिए. क्लियर? टेम्परेचर को ट्रिपल किया 1/3, टेम्परेचर को 4 टाइम्स किया 1/4. जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा. रिलेटेड में एक बढ़ेगा दूसरा कम होएगा. आई डोंट नो बाय व्हाट फैक्टर. फैक्टर्स डिसाइडेड नहीं है अभी. जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर को डबल किया तो रिलैक्सेशन टाइम हाफ हो जाएगा. इट कुड बी 1/3, इट कुड बी 1/4, 1/5, कुछ भी हो सकता है. कम होएगा, सिर्फ मुझे उतना मालूम है. तो दिव्यम आंसर राइट था, सिर्फ टेक्निकलिटीज में दिक्कत है. इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर. सो द सेकेंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड इज टेम्परेचर. अब आपको क्लियरली दिख गया कि क्यों रेजिस्टिविटी वाज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. सिग्मा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी का? N square relaxation time upon M. Ne square tau by m. Sigma would be equal to Ne square tau by m. Right? उल्टा हो जाएगा. इसके अलावा आपको इस सेशन में दे रखा होगा नॉन ओमिक कंडक्टर्स. कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स. और ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स.
ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ फॉलो ना करे उनको बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये V इज इक्वल टू आई आर के पीछे हमने कुछ कंडीशन डाला था। व्हाट वाज द कंडीशन बिहाइंड V इज इक्वल टू आई आर? Provided that conditions are constant. physical conditions, provided that physical conditions remain constant, मतलब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब सेम रहने वाला है, तब तक V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मेरे को ओमिक कंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में एक गुण भी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये कंडक्टर्स के लिए भी ट्रू है। क्या होता है कि मान लीजिए कुछ करंट बहुत लंबे टाइम तक करंट में फ्लो, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, या बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, हाई अमाउंट ऑफ करंट आर फ्लोइंग। करंट फ्लो करने से आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सीखा था कि नहीं सीखा था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ऐसा हमने सीखा था। तो अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर फॉलो होने की बजाय वहां पे कुछ डेविएशन आ जाएगा। तो फॉर कंडक्टर्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, वो नॉन ओमिक बन जाता है। आपको नॉन ओमिक कंडक्टर्स में 3 ग्राफ दे रखे हैं, पहला ग्राफ यही है, आप चाहे तो जाके देख लो सेशन 3.2 नॉन ओमिक कंडक्टर्स में पहला यही दे रखा है कि डेविएट हो जाता है वो अपने पाथ से। सेकंड और थर्ड जो दे रखे हैं वो है ग्राफ डायोड के और गैलियम आर्सेनाइड के। दोनों ही ग्राफ का लॉजिक हम चैप्टर 14 में सीखेंगे। आज के डेट पे आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, चैप्टर 14 में सीखा जाएगा इसके बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? डन, पक्का? ऑल राइट, चलो ये खत्म हो गया। अब अपना ये सेशन 3.2 हमने खत्म कर दिया। टेक 2 minutes, रिव्यू दी सेशन, कोई डाउट हो तो पूछो, वरना वी विल स्टार्ट सेशन 3.2। ठीक है, मीनवाइल किसी को पानी पीना हो, यॉन करना हो, इधर उधर चक्कर लगा के आना हो, फटाफट करके आ जाओ जल्दी जल्दी। और आने के बाद ये जिन जिनके वीडियो ऑफ हो गए सारे ऑन हो जाने चाहिए।
करें स्टार्ट? भाई आ जाओ वापस, जहां जहां गए हुए हैं लोग फटाफट फटाफट वापस आ जाओ। रुद्र, आदित्य, हेतवी, पंत, परिश्री, विहान, दिया, तनिषा। ये आदित्य का वीडियो एकदम गायब कैसे हो गया आदित्य? अभी तक तो दिखाई दे रहा था। और ये विहान का कैमरा फिर से बिगड़ गया अभी। मैम एक बार बंद करके चालू करता हूँ तो फिर वो ब्लैक आ जाता है पूरा। चलो चलो चलो। सेशन 3.3 में हमें 3 पार्ट में सेशन डिवाइडेड है। मैं लास्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगी जहां पे रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल का डेरिवेशन दे रखा है। मैं नहीं करवाऊंगी वो डेरिवेशन, भूल जाना कि मैं लीना मैम क्लास में डेरिवेशन लेंगे, वो भी रेजिस्टर्स और सीरीज और पैरेलल का। नो, मैं कंक्लूजन जरूर डिस्कस करूंगी बट आई वोंट टेक अप द डेरिवेशन। डेरिवेशन आप लोगों को खुद से कर लेने का है। कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वैसे ही रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल का डेरिवेशन है। प्लस यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हमने 10th स्टैंडर्ड में डिराइव किया हुआ, ऑलरेडी डन इन 10th। तो डेरिवेशन ना करके हम इसके कंक्लूजन जरूर स्टडी करेंगे। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन तो यही मैं पूछूंगी कि एक केस में कुछ एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है और दूसरे केस में दूसरी, तो कैन यू नेम यार यहाँ पे कौन कांस्टेंट रहता है? बोलो बोलो। आई है और इसमें वी रहता है। करंट रिमेन्स कांस्टेंट, आई रिमेन्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इधर V is different in all the resistors or following Ohm's law V is directly proportional to R। क्यों? क्योंकि करंट अगर सब में सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, राइट? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा। यहाँ पे I is different, फिर से ओम्स लॉ के हिसाब से I is inversely proportional to R। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा इधर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो करंट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट? नेक्स्ट, इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे निकालना हो तो व्हाट इज द वे टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज? Come on. Add 1 plus R2 plus R3 addition. R1 plus R2 plus R3 R1 plus R2 plus R3 plus R4 up till Rn। और पैरेलल के केस में 1 upon R1 plus 1 upon R1 R2 plus 1 upon 1 R2. upon Rn 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up till 1 upon Rn। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अपने को बता देने का कि ये इतना करने के बाद n रेजिस्टर्स का तो ये सिनेरियो है। फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? सेम वैल्यू है जिनकी रेजिस्टेंस, सारे वैल्यू सेम हो, तो उस सिनेरियो में अगर या इट वुड बी एन आर, लोगों को मालूम है r plus r plus r plus r n times, it would be nr, right हेतवी? नेक्स्ट, R by N. R by N.
For an identical resistors connected in parallel, it is going to be R by N. Rp is equal to R by N. इधर equivalent जो आएगा, it would be the greatest of all the individual resistances involved. मतलब अगर मुझे वैल्यू ज्यादा चाहिए ना, तो सीरीज कनेक्शन कर दो सारे रेजिस्टर्स का. बट इधर इक्विवेलेंट जो आएगा, इट वुड बी लेसर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व्ड. लीस्ट, लेसर नहीं, लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स इन्वॉल्व्ड. मतलब अगर मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सीरीज कनेक्शन करूंगी तो वैल्यू 3 ओम से भी ज्यादा आएगा. बट पैरेलल कनेक्शन करूंगी तो वैल्यू 1 ओम से भी कम आएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एंड सीरीज में इट वुड बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. राइट? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ये बेसिक थियरी एक्चुअली हम 10th में सीख के आए हुए हैं. दिस इज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल. इससे आगे बढ़े, सीरीज पैरेलल से आगे चलूं तो आपको आएगा पावर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल पावर. वो भी हम 10th में एक्चुअली सीख के आए हुए हैं. इलेक्ट्रिकल पावर को हम पहले मैकेनिकल पावर से कंपेयर करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम. मान लीजिए एक चार्ज Q है जो V पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है. चार्ज Q इज मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस V. तो व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस में लेके जाए, व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज Q by V. That's wrong. चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है ये, पहला टॉपिक. हम रिपीट करो क्वेश्चन एक मिनट. What is work done in moving a charge Q through a potential difference V? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? What is V equal to? थोड़ा रिव्यू किया करो आप लोग. अभी चैप्टर 2 का पहला टॉपिक नहीं बता पा रहे हो, कल टेस्ट देने का आप लोग. Q upon R. ऐसा नहीं होता है यार. QV. V is equal to W by Q. तो W is equal to Q into V. ऐसा नहीं सीखा था आप लोगों ने? पहला टॉपिक था ये चैप्टर 2 का. फर्स्ट टॉपिक इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन. कम ऑन गाइस, आप लोग ऐसा फिर बोलते हैं लीना मैम मॉर्निंग बैच लेने के लिए आती हूँ. आप लोग पढ़ के नहीं आते इसलिए मैं मॉर्निंग बैच लेने के लिए नहीं आती. आप लोग ने पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया था. मैं आती थी और आप लोग जवाब नहीं देते. एंड दिस इज नॉट फेयर. दिस वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन. चलो बाकी में नहीं दे रहे हो, समझ आता है, लेकिन ये चीज तो पढ़ के आनी चाहिए आप लोगों को. मतलब याद होना चाहिए. पढ़ना भी क्या जरूरी है इसमें. दीज आर सम स्मॉल थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर. करंट का ऐसा यूनिट, V is equal to W by Q, ऐसा ये सब याद होना चाहिए. So W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q into V divided by T. Now what is charge per unit time? करंट. तो बन जाएगा पावर इज इक्वल टू V into I. डिराइव किया हुआ 10th स्टैंडर्ड में ये भी हमने. P is equal to V into I. By Ohm's law V is equal to IR लिख सकते हैं हम लोग. By Ohm's law V is equal to IR. तो जब हम IR सब्स्टिट्यूट करेंगे बन जाएगा I square R. और I की जगह अगर V by R सब्स्टिट्यूट कर दो तो बन जाएगा V square by R. तो पावर के 3 फॉर्मूला हो सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे पावर लॉस के बारे में, तो पावर लॉस के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पावर लॉस के बारे में? I square R. Always remember this. Heating effect, Joule's law of heating में H is equal to I square RT यूज किया जाता था.
बोला जाता था जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीटिंग होता है। तो सेम पावर लॉस भी अगर अपने को फाइंड करना हो, द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इज I square R, not V square by R, not VI, it would be I square R. अब नेक्स्ट है कि पावर ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो होता है वो हाई वोल्टेजेस पे किया जाता है। क्यों? पावर ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेजेस, ऐसा क्यों किया जाता है? तो वो बताने के लिए मैं बोलूंगी, एक घर का रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए अपने हाउस होल्ड का रिक्वायरमेंट है 2 किलोवाट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 2 किलोवाट है तो मेरे घर पे 2 किलोवाट बिजली आनी चाहिए, इतना तो सप्लाई मुझे चाहिए ही चाहिए। ये मेरा सप्लाई मतलब जितना मेरे को पावर चाहिए, ये वो वाला पावर है। P is equal to V into I. So from this formula I can write I is equal to P by V. Now PC के बारे में लिख रही हूँ, PC is power loss in connecting wires, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हवा में बिजली उड़ के आ जाती है अपने घर तक। There are connecting wires, टॉरेंट से लेकर घर तक आने में बहुत सारी कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई होती है अपनी, राइट? तो वो कनेक्टिंग वायर्स के क्रॉस पावर लॉस होता है। वो पावर लॉस का फॉर्मूला है I स्क्वायर RC। मैंने आपको ये बताया पावर लॉस के केस में आपको I स्क्वायर RC फॉर्मूला कंसिडर करने का है। तो I स्क्वायर RC, I की जगह मैं लिख सकती हूँ P स्क्वायर बाय V स्क्वायर RC। क्या मेरा, अगर मेरे घर को 2 किलोवाट बिजली चाहिए तो मैं एक से काम चला सकती हूँ? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो जितना पावर चाहिए वो तो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बदलना मेरे हाथ में नहीं है, टेम्परेचर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल जो चूज कर लिया उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। टॉरेंट से मेरा घर अगर 2 किलोमीटर दूर है तो 2 किलोमीटर लंबी वायर चाहिए, आधे किलोमीटर में मैं काम नहीं चला सकती हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड होता है, जनरली थिक ही रखा जाता है इनको ताकि रेजिस्टेंस कम किया जाए। तो पावर लॉस कम करने के 3 तरीके दिख रहे थे मेरे को, या तो मैं पावर कम कर दूं, या मैं आरसी कम कर दूं, या मैं वी को बढ़ा दूं। मैं ये नहीं चेंज कर सकती, इसको जितना चेंज करना था मैंने कर दिया। और क्या तरीका है, मैं इसको हाई कर दूं। ट्रांसमिशन पावर मैं हाई वोल्टेजेस पे कर रहा हूं, घर पे जब आए तब वो आराम से कम वोल्टेज पे भी आ जाए तो चल जाएगा। टॉरेंट के बाहर जाके देखना लिखा होता है 22 kV, 44 kV, 66 kV, ऐसा सब लिखा हुआ मिलेगा। ये टॉरेंट नहीं, ये तो टॉरेंट अपने एरिया में है। बाकी कहीं पे भी कोई भी पावर प्लांट पे जाओगे तो दे प्रोड्यूस पावर, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेजेस। हाई वोल्टेजेस को कन्वर्ट करते हैं अपने घरों में, आते हैं घरों रेजिडेंशियल एरिया में जब आता है, घर पे 22,000 वोल्ट नहीं आता है। व्हाट इज द वोल्टेज वी आर गेटिंग एट होम? जनरल नॉलेज है, ये नहीं मालूम हुआ तो जनरल नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास। क्या वोल्टेज आता है घर पे अपने? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। कम ऑन, आपको नहीं पता हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इतने पे मिलती है? यूएसए में इट इज 110 वोल्ट। ये जनरल नॉलेज है, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ये सब चीजें। कम ऑन, 10th में भी था ये तो। 10th में 13th चैप्टर डोमेस्टिक हाउस होल्ड अप्लायंसेस करके आता था, वहां पे क्लियरली लिखा होता था द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज 220 वोल्ट AC सप्लाई, इट इज AC सप्लाई, राइट? सो 220 वोल्ट आता है। तो ये 22,000 से 220 क्यों कन्वर्ट करना था? पहले हमने प्रोड्यूस किया छोटे पावर्स, हमने 220 वोल्ट पे करंट को जनरेट किया, उसको कन्वर्ट किया 22,000 में। पहले तो 22,000 में कन्वर्ट किया, वो जरूरत क्यों थी? क्योंकि हाई वोल्टेजेस पे अगर ट्रांसमिट नहीं करते हैं तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। टॉरेंट से हो सकता है वस्त्रापुर में बिजली खत्म हो जाए, सैटेलाइट एरिया में पहुंचे ही ना, इतना पावर लॉस हो जाए। सो पावर लॉस कम करने के लिए हमने हाई वोल्टेजेस पे भेजना शुरू किया।
फिर घर पे जब आया तो फिर से हमने लो वोल्टेज पे कन्वर्ट किया। तब हम क्यों हाई वोल्टेज यूज नहीं कर सकते बताओ? तब 22,000 क्यों नहीं चाहिए? Why we need 220? Why not 22,000? ह्यूमन लॉस भी कम करना है भाई, सिर्फ पावर लॉस की नहीं पड़ी, ह्यूमन लॉस भी तो है। अभी झटका लगता है तो सिर्फ आवाज निकले, ओ मम्मी झटका लग गया मेरे को, ऐसा। बाद में आवाज निकलने जैसे भी नहीं बचोगे। 22,000 का झटका लगा मतलब सीधा निकल लोगे, ऐसा ही होगा। सो ह्यूमन लॉस कम करने के लिए अपने को ये कन्वर्जन फिर से करना पड़ता है। और बाकी हमारे डिवाइसेस भी वर्क नहीं करते हैं। नो डिवाइस वर्क एट 22,000। आपने ये हमारे जो फोन के चार्जेस के आगे वो अडेप्टर्स लगे हुए होते हैं ना, वो 220 को भी कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं। 5 वोल्ट 10 वोल्ट इतनी बैटरीज होती है, 220 भी भेज दिया तो भी उड़ जाता है कई कई बार, राइट? सो दिस इज डन। ये किस डिवाइस से किया जाता है बार बार कि 220 से 22,000, 22,000 से 220 वोल्ट? या कोई डिवाइस का नाम मालूम है आपको कि किससे हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं? नहीं, नोट्स में नहीं दे रखा है। ट्रांसफॉर्मर मूवी का नाम नहीं है, सिर्फ डिवाइस का भी नाम। ट्रांसफॉर्मर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। अगर ये इन्वेंशन नहीं होती तो आज जो गवर्नमेंट्स क्लेम करती है ना घर घर तक पहुंचेगी बिजली, वो क्लेम फेल हो जाता अगर ये इन्वेंशन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर की वजह से अपने इतना कर पा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज easier today as compared to those times when there was no transformer. ठीक है? यस सिद्धार्थ, कुछ कह रहे थे आप? अरे मैम वो पता था ये तो ऐसा हैंड रेस किया। तो बोल देना, हैंड रेस तब करना होता है, बोलते तो हो नहीं। मेरे को ऐसा लगता है मेरी कहानियां सुनने में आपको मजा नहीं आ रहा, फिर मैं चली जाती है साथ। अरे ये हेतवी की शक्ल देखिए, हेतवी की कितनी उदास बैठी है आज। तो ऐसा लग रहा है मैंने मार के बिठाया इसको क्लास में मेरी, कि नहीं चल क्लास में बैठना पड़ेगा तेरे को, इतनी सैड बैठी है। और दिया तो वीडियो ही नहीं ऑन करते, विहान गायब हो गया एक बार वीडियो ऑन करने के बाद। और पंथ के साथ तो अपना झगड़े, पंथ के साथ तो मेरा इतना झगड़ा होने वाला है किसी टाइम में, मुझे पता दिख रहा है मेरे को नियर फ्यूचर। मैम अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो फिर बीच बीच में कनेक्शन चला जाता है। तो दिया कुछ तो जवाब देने का, कुछ तरीके से बताने का कि यू आर ऑल्सो देयर इन माई क्लास। ओके मैम। ठीक है, इतनी बढ़िया कहानी और मन था मेरा सुनाने का, लेकिन अब मेरा मूड चला गया। अब अपने मोबिलिटी पे आ जाते हैं, फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर में बहुत कहानी है मेरे पास। आप लोग चलो, मैं आपको कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, बट व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सजेस्ट यू गो वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब, AC वर्सेस DC, या निकोला टेस्ला वर्सेस एडिसन। टेस्ला वर्सेस एडिसन की कहानी पढ़ के बहुत मजा आएगा आपको। ऐसा वो दिखता है ना, कई कई जगह पे कंट्रोवर्सी चल रही होती है ना, मजा आता है गॉसिप सुनने में, ओ ये क्या था, ऐसा था वैसा था। टेस्ला वर्सेस एडिसन की कहानी कुछ ऐसी है, कंट्रोवर्शियल, मतलब बहुत ऐसा आपको दुख होएगा, टेस्ला से प्यार हो जाएगा। अभी तो है ही आज के जमाने में लोगों को टेस्ला से प्यार, लेकिन हम वो टेस्ला की बात नहीं कर रहे, हम निकोला टेस्ला की बात कर रहे हैं। झगड़ा क्यों हुआ था मेरे को बताने का मन था, लेकिन अब नहीं बताना। अब मेरा टाइम जा रहा है, अब नहीं बताऊंगी मैं। अब किसी चैप्टर में मन होगा दोबारा तो अपने सीखेंगे फिर से। चैप्टर 7 AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो हो सकता है वहां पे अपने दोबारा कर, तब वहां पे मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी, लेकिन अब नहीं, आई एम ओवर इट नाउ। सो फिर भी अगर किसी को जानना हो तो revolution of science was given by, revolution of physics was given by Nikola Tesla. He was a great man. वो अगर नहीं होते तो पता नहीं अपने क्या, आज बिजली नहीं पहुंच रही होती, अपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे होते इतने अच्छे से, राइट? सो आप लोगों को अगर देखना हो तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, पर ना अपने आगे कोई चैप्टर में होएगा कभी मन तो दोबारा सिखाएंगे। रोने लग जा नो प्रॉब्लम। ये रोने वाले सिंबल मुझे यहाँ दिखते हैं फोन में, उसमें नहीं दिखते लैपटॉप में।
मेरे लैपटॉप को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। चलो, मोबिलिटी इज वन कॉन्सेप्ट जो हम बहुत साल तक नहीं पढ़ाते थे, फिर एक साल पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में तो फिर से पढ़ाना पड़ा। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ डेफिनेशन है। क्या करें, हमें लगता था पूछेंगे नहीं। 2 मार्कर, एक भी नहीं, 2 मार्कर में आया। डिफाइन मोबिलिटी, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, राइट द डायमेंशंस। बच्चे को पता ही नहीं था मोबिलिटी होता क्या है। वो बोलता मैम टर्म ही पहली बार सुना था हमने। फिर मैंने कहा ठीक है चलो ये भी नोट्स में डालो, सिंपल डेफिनेशन ही है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस अपनों ने यूज कर दिया है। सिर्फ डेफिनेशन और एसआई यूनिट हमें याद रखना है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, it is defined as magnitude of drift velocity per unit electric field. What was the magnitude of drift velocity? E tau upon m. E tau upon m divided by E. तो E से E कैंसिल, ये बन जाएगा E tau by m। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं जा रही हूँ, कूदने जा रही हूँ। वेलोसिटी का यूनिट नहीं मालूम है लोगों को। तनीषा अनम्यूट करके बोलना होता है। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट होता है, लपड़ पड़ेंगे तेरे को। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। इट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद आ गया। फोर्स का न्यूटन। अब याद आ रहा है, अब लोगों को याद आ रहा है। ऐसा नहीं करो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट E इज इक्वल टू dV बाई dr के बेसिस पे निकाल लो। dV का वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और dr मीटर। तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। डायमेंशंस आप खुद से डिराइव कर लेना, मैं नहीं कर रही डायमेंशंस। तो मोबिलिटी के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा हमसे कि डिफाइन मोबिलिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। डिफाइन मोबिलिटी, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक हमें आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। आप लोगों ने लास्ट ईयर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में सुना था, जिसमें लीनियर, वॉल्यूम, एरियल एक्सपेंशन, ये तीन चार एक्सपेंशन दिए जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन में, जिसमें हम लिखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अपने रेजिस्टेंस के लिए सीखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, राइट? उसके लिए ये अल्फा का वैल्यू बड़ा हमारे लिए यूजफुल होता है फाइंड आउट करने के लिए ये रेजिस्टेंस में चेंज कैसा दिखेगा। अपने को रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा? तो ये अल्फा को लिखा जाता है R at higher temperature minus R at lower temperature upon R naught into change in temperature, या rho at higher temperature minus rho at lower temperature upon rho naught into delta T. Alpha is equal to RT minus R naught upon R naught delta T, rho T minus rho naught upon rho naught delta T. ये दो हमारे डेफिनेशंस हैं इसके। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला फ्रेम करूं तो R at T is equal to R naught into
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या रो एट टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा बन जाएगा। क्या सिग्निफिकेंस है फॉर्मूला का कि जो भी आपका चेंज इन टेम्परेचर आया है उसको आप यहाँ पे रखो, लोअर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ रखो, अल्फा का वैल्यू फॉर दैट मटेरियल इज फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल। तो आप फाइंड आउट कर पाओगे रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर पे कितना आएगा या रेजिस्टिविटी हायर टेम्परेचर पे कितना आएगा। दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्मूला। वन सेकेंड ना, नेक्स्ट। अब ये मेटल्स के लिए, अलॉयज के लिए एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए ये वैल्यू कुछ स्पेसिफाई करता है और होगा भी फिक्स्ड कि क्या रखेंगे। लेकिन अब भी मैं ये वाला पेज खाली छोड़ रही हूँ, अभी मैं आपको रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस बताऊंगी ऑन टेम्परेचर, फिर उसके बाद हम इस वैल्यू को फिल करेंगे। तो पहले हम हेडिंग देते हैं मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, and last would be alloys। ये तीन हमारे टॉपिक बन गए हैं। हमें बताना है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी फॉर दीज मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी, तो रेजिस्टिविटी का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, रो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, रो इज इक्वल टू देखो देखो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी में जाओ, m by n e square tau, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ट्रू। चलो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर m और e पे क्या फर्क पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे? No difference. No change, it remains constant, m and e remains constant। रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, और इन केस ऑफ मेटल्स नंबर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मेटल्स के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आने थे वो पहले ही आ गए, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एलएचएस में जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, तो रो वुड इंक्रीज, रेजिस्टिविटी वुड इंक्रीज। तो सिंपल कंक्लूजन ये बन जाता है मेरा एक लाइन का, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये कौन किसके लिए ट्रू है, मेटल्स के लिए, इट इज ट्रू फॉर मेटल्स। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ वुड गो लाइक दिस। सिंपल है ये, तो पूछा जाएगा बता दोगे, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ metals
when you increase the temperature. रुद्र बता दोगे, हो जाएगा क्लियर ये तो? ठीक है, नेक्स्ट. इस केस में सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो फिर से, एम और ई पे क्या फर्क पड़ेगा? वो सेम ही रहेंगे, No. कांस्टेंट ही रहेंगे, इट रिमेन्स कांस्टेंट. टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज ही होगा. नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी इस केस में. और मैं ये आपको ये डिफरेंस भी दिखाती हूँ. टाउ डिक्रीज हो रहा है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. ये मैंने इतना बड़ा एरो में डिफरेंस क्यों बनाया? क्योंकि चेंज ऐसा ही है कि टाउ कम हो रहा था. मान लो अगर ये हाफ होता और ये डबल हो जाता तो कांस्टेंट हो जाता नीचे वाला पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अगर डबल हो रहा है तो ये 5 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स बढ़ रहा है. तो एक्चुअली जो एन टाउ का प्रोडक्ट है, मतलब डिनोमिनेटर जो है, वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा कि डिक्रीज होता हुआ दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ. एन टाउ इंक्रीजेस अल्टीमेटली. इसको अपने बोलेंगे कैसे? इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस more than to compensate any decrease in tau. More than to compensate any decrease in tau. तो अगर डिनोमिनेटर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी? डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. रो डिक्रीजेस. वन लाइनर कंक्लूजन फिर से लिख देते हैं. ऑन increasing temperature, resistivity decreases. On increasing temperature, resistivity decreases. Graph would go like this. Rho versus temperature ka graph is like this in the case of semiconductors and insulators. So मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो आता है वो हाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव. सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट इज डिक्रीजिंग. Resistivity decreases. बचा alloys. Alloys हमारे थोड़े सीधे इंसान हैं, not very tedious. Alloys के केस में आपको 3 नाम याद रखने हैं: मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड निक्रोम. हम जब भी alloys का जिक्र करेंगे ये 3 नाम जरूर लेंगे: मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड निक्रोम. अलॉयज की रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर चेंज के साथ कोई खास फर्क नहीं देखा जाता है. आप बोलोगे मैम आपने बोला खास फर्क नहीं देखा जाता और आप ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग बना रहे हो, तो मैं कैसे आपकी बात को मानूं? तो मैं आपको ये ग्राफ बताऊंगी कि ये ग्राफ में जो स्केल है टेम्परेचर चेंज का वो है 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन, 800 केल्विन. और रेजिस्टिविटी में जो चेंज आ रहा है 1.1, 1.2, 1.3. इसको भी अभी भी जज नहीं करो. इसमें भी देखो यूनिट में लिख रही हूँ माइक्रो ओम सेंटीमीटर. माइक्रो ओम मतलब 200 से 800 केल्विन की रेंज में मैंने कितना 600 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया. उस सिनेरियो में 600 केल्विन बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी में चेंज कितना है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 600 केल्विन बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी में ये चेंज है. अलॉयज आर temperature insensitive. They don't show change in resistivity much with increase in temperature. या negligible change in resistivity.
and this is the reason why alloys are used to make standard resistors, not metals. Alloys are used to make standard resistors. Reason, करंट अगर बहुत देर तक फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस मेटल्स की चेंज हो सकती है, बट अलॉयज के केस में वो ट्रू नहीं है, वहां पे चेंज अपने को दिखाई नहीं देगा, वहां पे बहुत लेट चेंज आएगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो बनानी होती है रेजिस्टेंस की, वो हम अलॉयज को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो। अलॉयज का अल्फा का वैल्यू फॉर अलॉयज अल्फा इज वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू। लो भी कितना? 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स, इतना छोटा वैल्यू होता है, तभी तो चेंज हमें ज्यादा नहीं दिखाई देता है, नॉट मच चेंज इन रेजिस्टिविटी, राइट? दिस कंप्लीट्स योर सेशन 3.3 एज पर। दोनों सेशन हमारे खत्म हो गए हैं। चलो एक और चीज मैं आपके लिए कर देता हूँ, आपको सिर्फ 3.2 तक का होमवर्क करके लेकर आना है। 3.3 का न्यूमेरिकल्स अपने डिस्कस करेंगे, उसके बाद होमवर्क कर लेना आप लोग। मैम एक बार वो प्रीवियस पेज दिखाओ ना। देखो हैवी पढ़ा है, लेकिन लिखने में कुछ ज्यादा नहीं किया आप लोगों ने। मैंने सिर्फ 2 पेज भरे हैं, 1, 2 एंड द 3rd साइड ऑफ द पेज, इतना ही हुआ है, लिखने में ज्यादा नहीं है, पर सेशन हैवी हो गया है। आई नो सेशन थोड़ा हैवी हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट हो रिव्यू करके आना प्लीज, बिना रिव्यू किए मत आना यार, मैं ऐसे मजा नहीं आता। सुबह सुबह आके बैठे स्क्रीन के आगे ऐसा अकेले बोलते रहोगे, पागल समझते हैं लोग सच्ची में, कि कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ यही बोली जा रही, यही बोली जा रही, ये बोली जा रही। मेरे घर में ऐसा ही है, मेरे को पागल समझ लिया वे लोगों ने। प्लीज बोला करो, राइट? थोड़ा जवाब दो, जो कि Okay, ma'am. आपका इम्प्रूव हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि